ना तुमको बोलते हैं ना मयूर तुम हाइपर हो जाते हो बहुत जल्दी, ऐसा कुछ सुना मैंने। ऐसा किसी ने तो कुछ तो बोला था ऐसा तुम्हारे बारे में, किसने बोला था नहीं बताऊंगा। तो हाइपर मतलब समझते हो ना, जो जल्दी गुस्सा हो जाता है ऐसा। हाँ हाँ हाँ, एक हाइपर टेंशन होता है। हाइपर मतलब होता है ज्यादा हो जाना, हद से ज्यादा होना। हाइपर हाइपर समझ में आया? हाइपर। और हाइपो मतलब क्या हो रहा है? कम। कोई चीज कम होगी तो क्या बोलेंगे? नॉर्मल से अगर कोई बहुत ज्यादा हो रहा है, नॉर्मल लेवल से कोई ज्यादा हो रहा है तो हाइपर बोलते हैं, नॉर्मल लेवल से कम रहेगा तो हाइपो बोलते हैं। हाइपो समझ में आ रहा है? हाइपर हाइपो, ये बात समझ में आया? आया कि नहीं बोल दो कुछ तो। हाँ सर समझा। अच्छा देखो, मान लो दो सॉल्यूशन है, इसका कॉन्सेंट्रेशन 10 मोलर है, इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 5 मोलर है। ठीक है, कौन से सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा? 5 मोलर का। तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर लेस होगा, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर मोर होगा। समझ में आ रहा है? मोर होगा। तो व्हेन हाँ जब दो सॉल्यूशन रखे जाएंगे एक साथ में, when two solutions are kept side by side separated by a semi permeable membrane, then solution with lower osmotic pressure is called as hypotonic solution. Solution with lower osmotic pressure is called hypotonic solution. समझ में आ रहा है? हाँ And the solution with higher osmotic pressure will be called as hypertonic. तो ये हाइपर है, पर हाइपरटोनिक है, ये हाइपोटोनिक है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो कौन सा सॉल्यूशन हाइपरटोनिक है? जिसका वेपर जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो, और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा उसको बोलेंगे हाइपोटोनिक। अच्छा मान लो ऐसे दो सॉल्यूशन रख दिए मैंने, इसका भी 10 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है और इसका भी 10 मोलर कॉन्सेंट्रेशन, तो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, सेम ही है, सेम है कि नहीं? हाँ सेम है। तो इसमें अब कोई ना हाइपो है ना हाइपर है, दोनों सेम लेवल पे है ना? हाँ तो इसको बोलते हैं आइसोटोनिक। आइसो सेम, ठीक है, दोनों क्या है? सेम प्रेशर है। तो सॉल्यूशन विथ सेम ऑस्मोटिक प्रेशर आर कॉल्ड एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। तो ये देखो, ये रिलेटिव टर्म है, रिलेटिव टर्म है, डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है? अगर मान लो अभी 5 मोलर के साथ 10 मोलर है, तो ये हाइपोटोनिक हुआ, ये हाइपरटोनिक हुआ, बराबर? 5 मोलर जो है 10 मोलर के साथ, तो ये हाइपोटोनिक हुआ, ये हाइपरटोनिक हुआ कि नहीं हुआ? हाँ लेकिन अगर यही सॉल्यूशन अगर मान लो 15 मोलर के साथ रख दिया तुमने, 15 मोलर के साथ, इसको नहीं रख के ये दोनों के बीच में सेमी परमेबल लगा दिया, यहाँ पे जो है 15 मोलर है, तो जिसके अब ये हाइपर है कि हाइपो है? 10 वाला हाइपो है। हाँ, तो ये अगर बोला जाए तो ये इसके कंपैरिजन में हाइपो है, लेकिन इसके कंपैरिजन में हाइपर है। समझ में आ हाइपर रहा है। है? हाँ तो ये हाँ रिलेटिव टर्म है, रिलेटिव टर्म है। सेम सॉल्यूशन कैन बी हाइपर, सेम सॉल्यूशन कैन बी हाइपो, डिपेंडिंग ऑन कि ये किसके साथ रखा गया है। समझ में आ रहा है? रिलेटिव। हाँ हाँ So when two solutions are placed, the solution with less osmotic pressure is hypotonic and the solution with higher osmotic pressure is hypertonic. ठीक है? हाँ और आइसोटोनिक भी समझ गए कि दो सॉल्यूशन रखेंगे और हाँ दोनों का प्रेशर सेम रहेगा तो, अच्छा प्रेशर सेम रहेगा तो आइसोटोनिक। कॉन्सेंट्रेशन भी सेम ही रहेगा। ठीक है? हाँ ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगा। अभी अच्छा, हमने अभी तक जितने भी पढ़े किसके लिए पढ़े? नॉन इलेक्ट्रोलाइट पढ़े कि इलेक्ट्रोलाइट पढ़े? अभी तक जो नॉन हमने सॉल्यूट के इलेक्ट्रोलाइट बारे में पढ़ा ना, सॉल्यूट पढ़ा ना, सॉल्यूट, वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट था कि इलेक्ट्रोलाइट नहीं, था? नॉन इलेक्ट्रोलाइट ना सर। कोई भी डिसोसिएट नहीं हो रहा था। ठीक है, हाँ इस पे न्यूमेरिकल दूं, होमवर्क दूं कि अभी करोगे? कुछ नहीं है, करते इधर एक सर। नहीं मेरा टाइम वेस्ट होगा फालतू में। सर पहले खुद बोलते हो फिर बोलते टाइम वेस्ट होगा। लास्ट टाइम तुम लोगों ने बोला था ना घर पे करोगे करके, तो घर पे करते हो कि नहीं मालूम नहीं, वो भी नहीं समझ में आ रहा मेरे को आजकल तो।
ये ना ठीक है, तो अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है वो सब नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए पढ़ा हुआ है। आगे हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलाइट जब हाँ सॉल्यूशन पढ़ेंगे हम लोग तो एक टर्म आएगा वॉन्ट ऑफ फैक्टर, जो पूछ रहा था अभी मयूर, वॉन्ट ऑफ फैक्टर क्या है सर? इसको ऐसे भी लिखते हैं वॉन्ट ऑफ फैक्टर। एक टर्म आएगा वॉन्ट ऑफ फैक्टर। ठीक है, अदर्स क्वेश्चन नहीं पूछ रहे तुम? समझ में आ रहा है कि देख रहे हो कि नहीं अच्छे से? हाँ सर, समझ रहा है। समझ रहा है, वेरी गुड। इस बार भी नहीं बोले ना इसलिए। वॉन्ट ऑफ फैक्टर, देखो वॉन्ट ऑफ फैक्टर को आई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? आई से। ठीक है, कितने लोगों ने पढ़ लिया ये टॉपिक? मेरे ख्याल से कई लोगों का हो चुका है, साई किरण का भी हो गया है टॉपिक पूरा। तो वॉन्ट ऑफ फैक्टर समझ चुके होगे तुम। अब इस पे क्वेश्चन भी देने वाला हूँ थोड़े दिन में। थोड़े दिन में क्या, आज ही दूंगा चाहे कल दे दूंगा वॉन्ट ऑफ फैक्टर के ऊपर। तो ये वॉन्ट ऑफ फैक्टर इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जितने भी नीट ट्वीट पे जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो सब इसी वॉन्ट ऑफ फैक्टर से ही रिलेटेड है। तो अभी तक जो चार तुमने पढ़े हैं उन चारों को वॉन्ट ऑफ फैक्टर के साथ जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि वॉन्ट ऑफ फैक्टर सभी में जोड़ा जाता है। ठीक है, और क्योंकि देखो चार प्रॉपर्टी पढ़ी कि नहीं तुमने? ठीक है, चार प्रॉपर्टी पढ़ी और चारों प्रॉपर्टी तुमने नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए पढ़ी, तो चारों प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी तो पढ़ सकते हैं ना? समझ में आ रहा है? हेलो हेलो हेलो, निहारिका तुम बोलो, कोई नहीं बोल रहा। हाँ सर, समझा। और आवाज इतना घुस क्यों रहा है? घर खाली है क्या तुम्हारा? ओके, तो वॉन्ट ऑफ फैक्टर क्या होता है आप देखते हैं। वॉन्ट ऑफ फैक्टर को दिखाने के पहले मैं कुछ चीज बताने जा रहा हूँ, इसको ध्यान देंगे। आपको पता होगा, कहाँ से शुरू करूँ? हाँ, मान लो ये पानी है। ठीक है, और इस पानी के अंदर मैंने 10 मॉलिक्यूल शुगर के डाल दिए। ठीक है, और तो अब मान लो जब 10 मॉलिक्यूल डाला तुमने तो डेल्टा टीबी जो है वो मिला मुझे 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस मिला। 1 तो 2 डिग्री सेल्सियस। अब कोई हाँ बोलेगा तो मेरे को मालूम नहीं पड़ेगा। हाँ सर। तुम ही बोलो, तुम ही। अच्छा, अब मान लो यहाँ पे जो ये 10 मॉलिक्यूल शुगर डाले थे मैंने, अब यहाँ पे क्या करता हूँ, ये सेम अमाउंट ऑफ पानी लेता हूँ 1 लीटर, ये भी 1 लीटर। यहाँ पे मैं 10 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl डालता हूँ। ठीक है, 10 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl डालता हूँ। तो अच्छा बताओ यहाँ पे क्या ये सेम प्रॉपर्टी शो करेगा? डेल्टा टीबी की वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी कि अलग रहेगी? ये 2 डिग्री सेल्सियस रहेगा कि अलग रहेगा? बोलो। क्या सर? डेल्टा टीबी की वैल्यू सेम रहेगी कि अलग रहेगी? सर अलग रहेगी ना? अलग रहेगी। ठीक है, किसने मैसेज किया? i इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। ओके, ठीक है, वो सब फॉर्मूला तो बाद में आएंगे। अच्छा ठीक है, तो देखो होगा क्या, मान लो NaCl तुमने डाल दिया। NaCl जो होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, आपको पता ना? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट में भी दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। अब ये तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब ये ब्रेक नहीं होता, आयंस नहीं बनाता। ठीक है, और ये इलेक्ट्रोलाइट है जो कि आयंस बनाता है। इलेक्ट्रोलाइट में भी दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, पता है ना? हाँ सर। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो क्या करता है,
पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाता है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो बहुत कम डिसोसिएट होता है। तो ये बात समझते हो? हाँ बोलते जाना, देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट हाँ होता सर। जाएगा धीरे धीरे, देखो अगर नहीं बोलोगे तो। अच्छा चलो हाँ मान लो पूरा का पूरा NaCl टूट गया, 10 मॉलिक्यूल डाले, पूरा का पूरा टूट गया, तो पूरा का पूरा टूट गया तो क्या होगा? पूरा का पूरा टूट गया तो क्या होगा? ये 20 मॉलिक्यूल बन जाएगा कि नहीं? 10 मॉलिक्यूल हाँ, टूट के 20 10 आयन बन मॉलिक्यूल जाएंगे, 20 Na आयन। के, समझो? हाँ 10 Na के और Cl के, और 10 तो 10 NaCl अगर टूटेगा तो 10 Na प्लस बनेगा और 10 Cl माइनस बनेगा। Cl माइनस। तो ये एक्चुअल में देखा जाए तो पार्टिकल, देखो पहले पार्टिकल डाले तो मैंने 10 ही थे, लेकिन हो कितने गया? 20। तो अगर ये 10 ही रहते, मान लो ये नहीं टूटते, तो डेल्टा टी भी यहाँ पर भी 2 डिग्री सेल्सियस ही होता, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये टूट गए और डबल मॉलिक्यूल हो गए, तो मॉलिक्यूल अगर डबल हो जाएंगे तो प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। मैंने स्टार्टिंग में बोला था, हाँ हाँ सर। ठीक है, क्योंकि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पे। मॉलिक्यूल डबल, प्रॉपर्टी डबल। मॉलिक्यूल अगर 1.5 गुना हो गए, मॉलिक्यूल अगर 1.5 गुना हो गए तो प्रॉपर्टी भी 1.5 गुना होगी। मॉलिक्यूल अगर 10 गुना हो गए, 5 गुना हो गए, तो जितने गुना मॉलिक्यूल होंगे उतने गुना प्रॉपर्टी हो जाती है। समझ में आ रहा है इतना? अब देखो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आई के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, उसमें से शुरुआत कर रहा हूं मैं अभी, ठीक है। व्हाट इज आई? आई इज ऑब्जर्व्ड अपॉन theoretical, yes, delta TB observed upon delta TB theoretical। तो क्या है भी समझ में आएगा। डेल्टा TF, जितनी भी प्रॉपर्टी पढ़े ना, जितनी भी प्रॉपर्टी पढ़ी है, चारों प्रॉपर्टी, उसमें खाली ऑब्जर्व्ड और थ्योरेटिकल नीचे लिखते जाता है। डेल्टा TF ऑब्जर्व्ड अपॉन डेल्टा TF थ्योरेटिकल। उसके बाद आई ऑब्जर्व्ड बाय थ्योरेटिकल, ठीक है। ये सब आई का डेफिनेशन है मतलब। उसके बाद में यहाँ लिख सकते हो डेल्टा P बाय P1 नॉट, ठीक है, यानी रिलेटिव। मैं तो लिखता हूँ डेल्टा P लिखता हूँ, डेल्टा P ऑब्जर्व्ड और डेल्टा P थ्योरेटिकल। देखो रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डेल्टा P बाय P1 नॉट होता है, मैं डेल्टा P लिख रहा हूँ खाली। ऑब्जर्व्ड अपॉन थ्योरेटिकल। अब ये क्या है? ऑब्जर्व्ड क्या है और थ्योरेटिकल क्या है, ठीक है। सर फिर थ्योरेटिकल तो हम निकाल लेंगे, ऑब्जर्व दिया रहेगा। ऑब्जर्व्ड कभी कभी दिया रहता है, कभी कभी निकालना भी पड़ता है, ठीक है। ऐसा भी होता है। ऑब्जर्व कैसे निकाल लेंगे? आई निकाल लोगे तो अगर ऑब्जर्व निकाल सकते हो ना। अगर मान लो थ्योरेटिकल दिया है, आई मालूम, तो आई को भी निकालने का बहुत सारा तरीका होता है, मैं बताऊंगा अभी आगे। अभी तो शुरू हुआ है टॉपिक, ठीक है। तो अगर मान लो आई पता तो ऑब्जर्व निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? हाँ कभी कभी थ्योरेटिकल नहीं दिया रहता, कभी कभी थ्योरेटिकल भी नहीं दिया रहता, आई दिया रहता, आई मतलब निकालना रहता। मतलब एक एक चीज समझ में आ रहा है, इसमें से कोई एक अननोन रहेगा तो निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? हाँ। हाँ, ठीक है। अभी थ्योरेटिकल क्या है, ऑब्जर्व क्या है, ठीक है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो प्रॉपर्टी ऑब्जर्व होगी वो थ्योरेटिकल होगी। नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो प्रॉपर्टी ऑब्जर्व होगी वो क्या होगी? थ्योरेटिकल होगी। और इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो प्रॉपर्टी ऑब्जर्व होगी वो होगी ऑब्जर्व, ठीक है। जैसे देखो नॉर्मली 10 मॉलिक्यूल डालते हैं तो प्रॉपर्टी क्या ऑब्जर्व होना चाहिए? 2 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये हो गया थ्योरेटिकल। लेकिन जब ये इसी की जगह पे इलेक्ट्रोलाइट डालोगे 10, तो डेल्टा टीबी जो अगर मान लो पूरा का पूरा डिसोसिएट कर गया तो ये 4 डिग्री सेल्सियस आएगा। हाँ। आई की वैल्यू क्या होगी? आई की वैल्यू डेल्टा टीबी ऑब्जर्व्ड, ये डेल्टा टीबी ऑब्जर्व्ड है, ये डेल्टा टीबी क्या है? थ्योरेटिकल। समझ में आ रहा है? तो क्या आ जाएगा? 4/2 कितना होगा? 2 आया? हाँ। तो आई बेसिकली क्या बताता है? आई ये बताता है कि प्रॉपर्टी कितना गुना बढ़ रही है।
समझ में आ रहा है? प्रॉपर्टी कितना गुना बढ़ रही है, 2 टाइम्स हो रही है, 1.5 टाइम हो रही है, 3 टाइम हो रही है, 4 टाइम हो रही है, ठीक है। ये बेसिकली बताता है आई, ठीक है। ये तो समझ में आया। इसी तरह से देखो ये जो है सॉल्यूशन, इसका डेल्टा टी भी मान लो डेल्टा टी एफ है 1 डिग्री सेल्सियस, वो तो दिया रहेगा या फिर आपको निकालने का तरीका दिया रहेगा। तो इसका मान लो डेल्टा टी एफ 1 डिग्री सेल्सियस है, इसका डेल्टा टी एफ कितना होगा? 2 सर। डबल हो जाएगा ना प्रॉपर्टी। हाँ सबको समझ में आ रहा है? रुखसार, मयूर? हाँ सर। सर ये टीएफ नहीं समझा कैसे? अबे ये भी तो प्रॉपर्टी है, ये भी तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है कि नहीं है? हाँ है। तो मैंने क्या बोला, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो होती है जो मॉलिक्यूल, जिससे मॉलिक्यूल डबल हुआ तो प्रॉपर्टी डबल होगी कि नहीं होगी? होगी। तो यहाँ पे भी तो मॉलिक्यूल डबल हुआ है, तो अगर थ्योरेटिकल 1 होगा तो प्रैक्टिकली ऑब्जर्व जो होगा वो क्या होगा? 2 डिग्री सेल्सियस होगा ना, डबल होगा कि नहीं होगा? उसी तरह से पाई भी क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो अगर मान लो इसके लिए पाई 1 एटीएम है तो इसके लिए पाई कितना होगा? 2 एटीएम। 2 ATM। ठीक है। अगर मान लो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसके लिए अगर मान लो कुछ इस तरह से आता है, 0.1 आता है, डेल्टा पी बाय P1 नॉट निकालना आता है ना, डेल्टा पी बाय रिलेटिव लोअरिंग, ये 0.1 है, ये क्या होगा? इसके केस में क्या होगा? 0.2 होगा, डबल। बात समझ में आ रही है? कभी कभी क्या होता है, देखो सुनो ध्यान से, इसके अंदर बहुत इधर से उधर घुमाया जा सकता है। देखो क्या होगा, कभी कभी ये होता है कि देखो ये दिया होता है, मान लो ये, अगर मान लो तुम्हें आई की वैल्यू, अगर मान लो तुम्हें आई की वैल्यू पता है, बात समझ रहे हो? अगर तुम्हें आई की वैल्यू पता है, ठीक है, ये आई की वैल्यू पता है, ठीक है, और डेल्टा टी एफ थ्योरेटिकल दिया है, तो तुम क्या कर सकते हो? डेल्टा टी एफ अब निकाल जब सकते हो, निकाल निकाल सकते हो, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये दोनों दिया होता है, ठीक है, और इसमें से कोई एक दिया रहेगा, तो ये भी निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? हाँ दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों को इक्वेट कर दो और फिर निकाल सकते हो। तो एक्चुअली यहाँ पे ना कभी कभी ऐसा होता है, डेल्टा टी भी दिया रहेगा, डेल्टा टी एफ पूछ लेगा, ठीक है, पाई ऑब्जर्व दिया रहेगा, पाई थ्योरेटिकल पूछना तो बहुत इजी बात है, पाई थ्योरेटिकल तो मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर दिया रहेगा और डेल्टा टी भी पूछ लेगा, डेल्टा टी भी दिया रहेगा और डेल्टा टी एफ पूछ लेगा, तो यहाँ सब एक दूसरे से रिलेट हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? आगे बढ़ू? देखो इस फॉर्मूले को आगे सर और बढ़ा रहा हूं मैं। सर सुनो ना, अगर डेल्टा टीबी दिया है दोनों ऑब्जर्व थ्योरेटिकल और टीएफ में कुछ नहीं दिया तो भी पता चल सकता है ना? नहीं, अगर टीएफ नहीं दिया है, कोई एक टीएफ या तो दिया रहना चाहिए या ऐसा कोई तरीका दिया रहना चाहिए जिससे कैलकुलेट किया जा सके। नहीं, एक दिया है और एक नहीं दिया है। एक नहीं दिया है तो निकाल सकते हो, क्योंकि देखो मान लो ये दोनों दिया हुआ है, ये दोनों नहीं देता वैसे, ठीक है, ये दिया रहता है, ये निकालना रहता है, बताऊंगा कैसे निकालना, न्यूमेरिकल करेंगे तो ये दोनों निकाल लिए तुमने, दोनों निकाल लोगे तो आई निकाल लोगे, हाँ ठीक है। और मान लो इसमें से डेल्टा टीएफ थ्योरेटिकल दिया है तो डेल्टा टीएफ ऑब्जर्व तो निकाल ही सकते हो ना। हाँ बिल्कुल वैसे ही है, इन दोनों को, इसको हटा के इन दोनों को इक्वेट करके भी निकाल सकते हो चाहो तो। अच्छा एक फॉर्मूला और, ये अब देखो मान लो मैं यहाँ पे 10 मोल समझते हो ना? 10 मोल नहीं 1 मोल ले लेता हूँ, 1 मोल शुगर मॉलिक्यूल डाल रहा हूँ, 1 मोल शुगर मॉलिक्यूल, इसका मतलब समझ में आ रहा है क्या किसी को? ठीक है, 1 मोल अगर शुगर मॉलिक्यूल डाल रहा हूँ, ठीक है, तो मतलब कितने टोटल मॉलिक्यूल डाल रहा हूँ मैं शुगर के? सर 6.022 into 10⁻23 ना? हाँ, तो ये मैंने मोल के टर्म में बताया, ठीक है, और अगर पार्टिकल के टर्म में बोले तो 6.022 into 10⁻23। अच्छा 23। यहाँ पर भी मैंने 1 मोल NaCl डाल दिया, यहाँ पे भी मैंने 1 मोल NaCl डाला। अब तुम्हें मालूम है कि 1 मोल NaCl टूटेगा तो कितना बनेगा?
NaCl टूटेगा तो क्या बनेगा? NaCl टूटेगा तो क्या बनेगा? Na प्लस Cl माइनस। तो ये 1 मोल तुमने लिया तो 1 मोल ये बना रहा है 12 पॉइंट। और 1 मोल ये बना रहा है, तो टोटल कितने मोल हो गए? 2 मोल हो गए कि नहीं हो गए? हाँ ठीक है, तो डबल हो गया। तो 1 मोल डालोगे तो क्या होगा? 2 मोल हो जाएगा। देखो पहले मैंने नंबर में बोला था कि 10 मॉलिक्यूल डाल लो तो ये 20 मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, अब मैं मोल में बोल रहा हूँ कि 1 मोल डालोगे तो 2 मोल होगा। समझ में आ रहा है? हाँ। अब मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा उसको जवाब देना है। मान लो मैंने 1 मोल Al2SO4 थ्राइस, Al2SO4 थ्राइस 1 मोल पानी के अंदर डाला तो ये कितना मोल बनेगा? आयंस कितने मोल बनाएगा ये? अब सबको जवाब देंगे। बोलो। सर ऐसे 3 आयन बनेंगे ना? 3 आयन नहीं बनेंगे। और कोई बोलेगा कुछ? मयूर, ये 1 मोल है, 1 मोल है तो टूटने के बाद क्या बनेगा बताओ? पहले मुझे यही बता दो। 3Al। सर Al तो 2 होगा, S3 होगा। अच्छा चलो Al2 देखो, Al2 दिख रहा है, ये टूटेगा तो क्या होगा? 2 एल्यूमिनियम प्लस 3 बनाएगा हाँ और SO4 थ्राइस मतलब 3SO4 2 माइनस बनाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ। इसको नहीं समझ में? हाथ बोलो। ये तो बच्चा 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 भी जानता है टूटता तो कैसे टूटता है। 2 एल्यूमिनियम बनाएगा और 3 SO4 बनाएगा। ये बात मालूम है कि नहीं? हाँ सर। हाँ तो ये 1 मोल टूट रहा है तो क्या बना रहा है? 2 मोल एल्यूमिनियम का बना रहा है आयन, 3 मोल हाँ सल्फेट का बना रहा है। ठीक है, 3 मोल सल्फेट का। तो 1 मोल टूट रहा है तो कितना मोल बन रहा है टोटल? 5। 5 मोल। तो समझ में आ रहा है? अगर मैंने इसके जगह पे 1 मोल ये डाला होता, Al2SO4 थ्राइस डाला होता, तो कितने मोल बनते थे मॉलिक्यूल? 5 मोल। 5 मोल आयन बनते थे कि नहीं बनते थे? हाँ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती? 5 गुना बढ़ जाती। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती? 5 गुना बढ़ जाती। समझ में आ रहा है? हाँ। उसी तरह से H2SO4 ले लो। अब H2SO4 के केस में बताओ। चलो H2SO4 टूटेगा तो कितने बनेंगे? कितने आयन बनेंगे टोटल? सर 3 मोल। H प्लस के कितने आयन बनेंगे? कितने मोल? 2। तो ये तो बनाएगा 2 H सर प्लस और हाँ SO4 2 माइनस। तो ये 2 मोल बनेगा, ये 1 मोल बनेगा, हाँ। तो टोटल 3 मोल बनेगा। तो H2SO4 के 10 मोल डाल दोगे या 1 मोल डाल दिया, H2SO4 का 1 मोल डाल दिया तो 3 मोल आयन बनेंगे। तो ठीक है? 3 मोल। और प्रॉपर्टी 3 गुना बढ़ जाएगी। ठीक है? क्या? कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होगा ना सर? हाँ वो भी है, अभी आगे अभी वो भी आया नहीं है। मैं अभी मान के चल रहा हूँ कि कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है। ठीक है, अभी फिलहाल ठीक है, समझ में आ रहा है? अभी अभी एक ही बार में तो सब एक ही बार में उड़ेल नहीं दूंगा पूरा। ठीक है, डिफिकल्ट लगने लगेगा नहीं। अभी अल्फा अल्फा भी आने वाला है। ठीक है, अल्फा को टाइम है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, फिर फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे और फॉर्मूला अलग अलग तरह की चीजों के लिए डिराइव करेंगे। खाली एक फॉर्मूला रट्टा मार के नहीं रखेंगे, खुद से डिराइव करना आना चाहिए हर बार। अभी फिलहाल समझ में आया ना? हाँ सर। अच्छा, ये जो 2 मोल बन गया, 1 मोल डाला तो 2 NaCl 1 मोल डाला तो 2 मोल बन गया। तो ये क्या है? ये देखो ये क्या है? एन अब्जॉर्ड है कि नहीं है? नंबर ऑफ मोल अब्जॉर्ड है ये, दिखाई जो दे रहा है। डाला कितना था? 1 मोल डाला था। सुनो ध्यान से, 1 मोल शुगर डाला था। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे 1 मोल NaCl डाला था, लेकिन ये टूटने के बाद कितने बन गए? 2 मोल बन गए। 2। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? देखो डाले मैंने कितने थे? थ्योरेटिकली डाले कितने थे? 1 मोल। 1 मोल। हाँ, लेकिन बन कैसे गए? 2 मोल बन गए। तो जो बन गए, बाद में बन गए, उसको बोलेंगे अब्जॉर्ब। ठीक है, एन
ऑब्जर्व अपॉन एन थेरेटिकल। तो मैंने देखो मान लो अब इसको अगर चाहोगे, जैसे मान लो 1 मोल लिया था मैंने, 1 मोल लिया था और 2 मोल बन गया, तो आई की वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी कि नहीं आएगी? तो ये भी समझ में आ गया होगा तुमको, ठीक है। तो कुल मिला जुला के सब रिलेटेड है। देखो सब इसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि नंबर ऑफ मोल बढ़ रहा है, डबल हो रहा है, तो प्रॉपर्टी सारी डबल हो रही है। समझ में आ रहा है? समझ में आ गया ना? हाँ सर। एक और, ठीक है, एक और फॉर्मूला, फिर उसके बाद में और देख। तो आई निकालने के कितने तरीके, ये भी है। इसको दोनों को डिवाइड करो तो भी आई मिलेगा, इसको डिवाइड करोगे, इसको डिवाइड करोगे, इसको डिवाइड करोगे, इसको डिवाइड करोगे तो भी आई मिलेगा, ठीक है। 5 फॉर्मूले आ गए। छठवां फॉर्मूला यार, चल दिए। छठवां फॉर्मूला जो है यहाँ पे है एम थेरेटिकल। सर पाई वाला 2 बार लिखते हो, देखो आई वाला 2 बार कहाँ लिखा है? एक ही बात तो है। एक उधर भी है। अरे और डेल्टा ये टीएफ है। ये हाँ, ये ये रेड वाला रेड वाला एन है, एन है, एन। एन है क्या? सॉरी। पाई लग रहा है क्या? अभी तो बता रहा तो मैं एन थेरेटिकल एन ऑब्जर्व्ड है, फिर कैसे भूल गए? हाँ एन एन वो पता था इधर। ये नंबर ऑफ मोल है, ठीक है, ये भी नंबर ऑफ मोल है, ये हाँ ऑस्मोटिक प्रेशर प्रॉपर्टी है। अब ये अगला पता है। एम थेरेटिकल अपॉन एम ऑब्जर्व्ड, ये उल्टा दिख रहा है। हाँ ये एम क्या है? व्हाट इज एम? मोलैरिटी। मोलैरिटी नहीं है, ठीक है। दिस ठीक। एम इज, एम जो है यहाँ पे, ये है मोलार मास ऑफ सॉल्यूट। मोलार मास फॉर्मूले में ऐसे लिखते हैं, ठीक है, मोलार मास ऑफ सॉल्यूट। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। ये वाला समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है ये क्या लिखा है? एम थेरेटिकल और एम ऑब्जर्व्ड, ठीक है। अभी देखो इतना समझ में आ गया ना 5 तक? ये पूरा 10 मिनट है मेरे पास, 10 मिनट के अंदर ये समझा रहा हूँ मैं। देखो मैंने तुम्हें बोला था कि हम मोलर मास ऑफ सॉलिड फाइंड आउट कर सकते हैं अननोन सब्सटेंस का, अननोन सब्सटेंस का मोलर मास निकाल सकते हैं। मैंने बोला था अभी थोड़ी देर पहले, याद आ रहा है? याद आ रहा है ना? हाँ सर। ठीक है, चलो अब देखो 4 फॉर्मूले लिख रहा हूं मैं, ध्यान देना। अब डेल्टा टीएफ की बात करते हैं। डेल्टा टीएफ क्या होगा? डेल्टा टीएफ होगा KF इंटू W2 बाय M2 W1। हाँ M1 सर, M1 की W1। ठीक है। यहाँ पे देखो क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मोलर मास एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? हाँ हाँ सर। ठीक है। और इसी टी में में नहीं, भी है सर। हाँ टीबी में भी होगा, है कि नहीं? हाँ इसी में नहीं, उसमें भी होगा, डेल्टा P बाय P1। हाँ है ना? इसी में नहीं, पाई में भी होगा। पाई में देखो, पाई में अभी तक मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किया था, अभी इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। देखो पाई इक्वल टू क्या था? देखो ऐसे देखो, मोलैरिटी। पाई इक्वल टू n अपॉन nRT, ऐसा था हाँ ना? व्हाट इज n? हाँ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कैसे लिख सकते हो? मास ऑफ सॉल्यूट यानी W2 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मतलब M2, और V को इधर लेके जाओ तो नीचे आ जाएगा VRT। तो पाई यहाँ पे भी देखो, पाई क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं मोलर मास के? हाँ ठीक है, ये बात समझ गए? ठीक है, तो ये सब इनवर्सली आ रहे हैं। तो अगर डेल्टा ऐसे मान लो तो एन, अब ये दिख रहा है तुमको, ऑब्जर्व्ड रहेगा, तो डेल्टा टीबी ऑब्जर्व्ड जो रहेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम ऑब्जर्व्ड रहेगा कि नहीं रहेगा? अभी एम ऑब्जर्व्ड क्या है, एम थ्योरेटिकल क्या, भी समझा रहा हूँ। तो बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा। ये सब इतना समझ में आया, उल्टा हो गया फॉर्मूला। इतना समझ में आ रहा है, खाली इतना इतना कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल सारी प्रॉपर्टी, ठीक है।
अच्छा, अब ध्यान दो, मैंने एक चीज अभी तक नहीं बताई तुमको कि मैंने बोला देखो अननोन सब्सटेंस है, अननोन सब्सटेंस का हम लोग मोलर मास निकाल सकते हैं, मैंने बोला था कि नहीं? बोल। अब देखो अननोन सब्सटेंस जो है वो इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी तो हो सकता है, हो सकता है कि नहीं? हाँ सर। हाँ अगर सर। मान लो अगर मान लो जो अननोन सब्सटेंस है वो अगर मान लो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तब तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर वो इलेक्ट्रोलाइट होगा तो क्या होगा, ध्यान देना, अगर मान लो इलेक्ट्रोलाइट हुआ तो इलेक्ट्रोलाइट होगा तो क्या होगा, देखो प्रॉपर्टी डबल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? इलेक्ट्रोलाइट होगा, मान लो NaCl डाल दिया मैंने, मान लो इलेक्ट्रोलाइट NaCl है, हाँ मान लो हाँ, डबल NaCl हो पहली गई। बार नया सब्सटेंस है, NaCl नया सब्सटेंस है, मुझे नहीं पता उसके बारे में, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रोलाइट है, मैं पानी में डालूंगा तो प्रॉपर्टी डबल होगा कि नहीं होगा? पुशअप्स करो। क्या बोल रहे हो, कौन बोल रहा है, कुछ बोल रहा था कोई, कुछ समझ में आ रहा है? बोलूं फिर से, समझाऊं अच्छे से? समझा सर। समझाओ सर। तो समझा ही रहा हूँ, पहले सुन, हाँ नू कुछ तो बोलो, कुछ समझ में आया मेरे को भी, क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो समझा। अननोन सब्सटेंस अगर क्या रहा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो वो सही, अगर देखो तो अभी मोलर मास निकाल सकते हो कि नहीं अननोन अननोन सब्सटेंस का, मैंने बताया था कि नहीं बताया था? अननोन सब्सटेंस का मोलर मास निकाल सकते हो, ठीक है। देखो वो तभी राइट होता है मोलर मास जब इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस का जब मोलर मास निकालोगे तो सही आता है, लेकिन अगर इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट का जब मोलर मास निकालोगे तो सही नहीं आता वो, ठीक है, वो गलत आता है। देखो कैसे, देखो ये फॉर्मूला लेते हैं हम, ये जो जो इसके लिए वैलिड है वो सब सभी के लिए वैलिड है, समझ में आ रहा है? सब में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो यहां से देखो, अगर मान लो मैं M2 लेता हूँ, ये ऊपर वाला मिटा दूं, ये लिख लिया ना, लिख लिया ना, क्या ही देता हूँ, बोल ही नहीं रहे। चलो हाँ सर समझा। तो देखो यहां से देख के क्या पता चल रहा है, M2 इज KF इंटू W2 बाय डेल्टा TF इंटू W। इस फॉर्मूले को मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं? हाँ ठीक है, चलो तो अगर मान लो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा तो क्या होगा, जो प्रॉपर्टी शो करेगा बराबर शो करेगा, जो शो करना चाहिए वही शो करेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? डबल ट्रिपल तो होता नहीं है नॉन इलेक्ट्रोलाइट में, जो होता है वही होता है, बात समझ रहे हो? नॉन इलेक्ट्रोलाइट में कुछ डबल ट्रिपल होता है क्या, आधा डबल ट्रिपल कुछ होता है क्या प्रॉपर्टी? नहीं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा एक हूँ मैं? मिनट। अरे नॉन इलेक्ट्रोलाइट में तो ना तो टूटता है, कुछ होता है क्या नॉन इलेक्ट्रोलाइट में, टूटता है क्या? नहीं टूटता है। प्रॉपर्टी डबल होगी, ट्रिपल होगी, कुछ होगी नहीं ना? नहीं। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट में हमेशा चाहे यूरिया लो, चाहे शुगर लो, चाहे कोई भी, उनके मॉलिक्यूल हमेशा सेम ही रहते हैं, टूटते नहीं है, तो प्रॉपर्टी भी सेम ही दिखाते हो लोग, डबल ट्रिपल नहीं होते प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ देखो प्रॉपर्टी सेम रहती है, इसीलिए मोलर मास भी, जो मोलर मास अगर मान लो मुझे शुगर का मोलर मास निकालना है तो एग्जैक्ट देगा वो, बराबर यहाँ से निकाल लेंगे। लेकिन अगर मान लो मैंने NaCl पानी में डाल दिया, तो NaCl पानी में डालो तो क्या होगा, ये प्रॉपर्टी डबल हो जाएगी, W2 बाई डेल्टा, ये प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। अगर ये प्रॉपर्टी डबल हो गया तो ये M2 क्या होगा, आधा हो गया कि नहीं हो गया? ये डबल होगा, हाँ। M2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, प्रॉपर्टी। अगर प्रॉपर्टी डबल तो मोलर मास क्या होगा, आधा होगा कि नहीं होगा? समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? अगर प्रॉपर्टी डबल होगा तो क्या होगा, मोलर मास आधा होगा। तो जैसे मान लो NaCl, मान लो तुमने NaCl पानी में घोला है, आप अब मान लो NaCl अननोन सब्सटेंस है, तो जब तुम उसका मोलर मास निकालोगे तो NaCl का मास कितना होता है, NaCl
तो कितना मास होता है 50, ये 23.5 मतलब 58.5 होता है। तो जब तुम उसका मोलर मास निकालोगे NaCl का, ये बातें बंद करो, अगर तुम NaCl का मोलर मास निकालोगे तो 58.5 नहीं दिखाएगा, वो दिखाएगा इसका आधा। कितना होगा इसका आधा? जो भी होगा, वो 59 है, चलो इसका आधा जो भी कितना है, 27, 28, 29, 29.25। हाँ सर सही है। तो ये NaCl का मोलर मास गलत आया कि नहीं आया? तो वही बता रहा हूं मैं, ठीक है। अगर इलेक्ट्रोलाइट का तुम मोलर मास कोई भी अननोन, मान लो पहली बार एक नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ जो कि इलेक्ट्रोलाइट है, तो इलेक्ट्रोलाइट का जब मोलर मास निकालोगे तो एग्जैक्ट नहीं देगा, आधा देगा। वो डिपेंड करता है वो कितने मॉलिक्यूल टूट रहा है, ठीक है। अगर मान लो NaCl का डिपेंड, ये बात समझ में आया कि नहीं? ये समझ में आया क्या? इलेक्ट्रोलाइट का जो मोलर मास होता है वो इससे, इस मेथड से कैलकुलेट करो तो गलत बताता है वो, ठीक है। अगर मान लो देखो AlCl3 है, मान लो ये नया सब्सटेंस है AlCl3 और ये पूरा डिसोसिएट होता है पानी के अंदर, तो ये प्रॉपर्टी 4 गुना बढ़ा देगा कि नहीं बढ़ा देगा? टूटेगा तो 4 मॉलिक्यूल बनाएगा कि नहीं बनाएगा? अबे कुछ बोलोगे? हाँ सर। AlCl3 अगर पानी में डिजोल्व करोगे तो क्या होगा? 4 गुना हो जाएगा, मॉलिक्यूल 4 गुना हो जाएगा। मॉलिक्यूल अगर 4 गुना हो गया तो प्रॉपर्टी 4 गुना हो गई, और अगर प्रॉपर्टी 4 गुना हो गई, ये 4 गुना हो गया, तो मोलर मास क्या होगा? 1/4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जो एक्चुअल में मोलर मास होगा उसका 1/4 दिखाएगा, ठीक है। सो जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ठीक है, उनके केस में मोलर मास बराबर नहीं दिखाता, ठीक है, समझ गए होंगे तो बताता हूँ।